देखिए, ये यूजीसी नेट का सिलेबस है। नेट का सिलेबस है और मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ इस समय यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। लास्ट पॉइंट आज हमारा चल रहा है, जहाँ विविध परिवेश में, ठीक है, समाज कार्य अभ्यास के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो एक परिवार है, बाल कल्याण है, युवा कल्याण है, उद्योग है, वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग, पर्यावरण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन। ये पाठ, ये विविध परिवेश में आप इन लोगों के साथ या ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से काम करेंगे, इसका मतलब ये है। कहने का भाव ये है कि समाज कार्य अभ्यास में ना विविध परिवेशों में काम करने का मतलब विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना है ना। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना ही समाज कार्य अभ्यास में विविध परिवेश को दर्शाता है। अब आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक विविधता और उत्पीड़न की प्रकृति यानी उसका नेचर को समझना अत्यंत आवश्यक है और उन समस्याओं से निपटने में सामाजिक कार्यकर्ता कैसे मदद करता है, इन अभ्यासों में आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार के बारे में। परिवार आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता है। समाज की सबसे छोटी इकाई अगर परीक्षा में सवाल बनाता है तो हम सभी लोगों को मालूम है वह है परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में किसको रिप्रेजेंट किया गया है? परिवार को। परिवार आम तौर पर पति, पत्नी और बच्चों के जो समूह होते हैं उनको परिवार कहा जाता है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में परिवार का जो मतलब होता है वो एक साथ रहने वाले रक्त संबंधों का समूह या इससे विवाह और दत्तक प्रथा के जरिए जो जुड़े लोग शामिल होते हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम लोग परिवार भी कहते हैं। तो प्रश्न बनता है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र कौन है? शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र कौन है? तो आप कहेंगे परिवार। संस्कृति और जीवन मूल्यों की पाठशाला क्या है? तो परिवार। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या है? परिवार। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है। परिवार संस्कृति और जीवन मूल्यों की पाठशाला है। परिवार सामाजिक व्यवस्था का आधार है। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से समझिएगा। परिवार एक सामाजिक इकाई है। विश्व के समाजों में अनेक विभिन्नताओं के बावजूद परिवार में घटक के रूप में पति पत्नी तथा उनके बच्चे भी होते हैं। भारत में संयुक्त और एकल दोनों प्रकार के परिवारों को देखा जा सकता है। तो भारत में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो मुख्यतः रूप से एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो परिवार के कई टाइप हैं। मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, वैवाहिक परिवार, विस्तारित परिवार, बहुत सारे इस तरीके से दर्शाए गए हैं परिवार के बारे में। परिवार दिवस कब मनाया जाता है? मालूम है किसी को? परिवार दिवस 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में विभिन्न समाजों के लिए वर्ष 1951 में कल्याण, विकास तथा सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध प्रकार से प्रारंभ किया गया था। योजनाबद्ध रूप से कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के साथ प्रारंभ किया गया और इसी योजना में परिवार के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया कि कल्याण का पूर्ण उत्तरदायित्व 3 प्रकार के स्तरों में है, जैसे कि परिवार, क्षेत्रीय समुदाय तथा राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाना चाहिए।
देखिए, कल्याण के लेकर, परिवार के विकास को लेकर, परिवार को सशक्तिकरण को लेकर, ये सन 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया ताकि परिवार को आगे बढ़ाया जा सके, परिवार में उनकी सुरक्षाओं को लेकर बात की जा सके। तो वह वर्ष था 1951 का। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में परिवार को लेकर अगर कोई सवाल बनाया जाता है तो ये शब्द जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की 1951 की जनगणना में भी परिवार के बारे में जिक्र किया गया था और 1951 में पहली जनगणना के समय केवल 18% भारतीय साक्षर निकले थे, जबकि जीवन प्रत्याशा वहाँ पर 32 निकली थी। हालांकि पेपर भी नहीं आएगा, विगत स्टेटमेंट, वर्तमान के स्टेटमेंट बेसिकली देखा जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट जरूर याद रखेंगे। 1951 का ये कुछ कंपोनेंट या घटक के रूप में चीज़ें दर्शाई गई हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम रहा है। अब इस चीज़ को भी ध्यान में से आप लोगों को रखना है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम है क्या। कल्याण कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, आर्थिक सहायता हो गई, ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। ध्यान से सुनते जाइए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन, परिवार के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहायता के बारे में भी जिक्र किया गया है। भारत में वर्ष 1952 की बात करते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यह कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने के लिए था और जन्म दर को कम करने के लिए शुरू किया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसी के तहत नसबंदी की सेवाएं स्टार्ट हुई थी। साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक भी इसी कार्यक्रम के थ्रू दिया जा रहा था। प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य पर मुफ्त सलाह भी दी जा रही थी 1952 में, है ना। आर्थिक सहायता की जिक्र इसी के तहत किया गया था, आर्थिक सुरक्षा के बारे में। तो देख सकते हैं, भारत में परिवारों की दशा सुधारने और उनके कल्याण के लिए केंद्रीय समाज कल्याण परिषद ने कई कार्यक्रम चलाए। केंद्रीय समाज कल्याण परिषद ने कई कार्यक्रम बेसिकली चलाए हैं। केंद्रीय समाज कल्याण के जो संस्थापक के रूप में नाम आता है, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद के अगर हम संस्थापक के रूप में नाम देखते हैं तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को प्रथम अध्यक्ष के साथ साथ संस्थापक में नाम इनका हम लोग जोड़ते हैं और ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के रूप में बेसिकली रिप्रेजेंट हुआ 1952, सॉरी, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 अगस्त 1953 में। ठीक है, बोर्ड का। अब इसी के तहत हम लोग देखेंगे कौन कौन से कार्यक्रम आगे बढ़े। देखिए, एक था कल्याण विस्तार परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब इसमें देखिए, ग्रामीण, पिछड़े क्षेत्रों और शहरी की जो मलिन बस्ती के रहने वाले महिलाएं थीं, बच्चे थे, उनके मौलिक कल्याण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बात की गई थी। तो ग्रामीण की जो पिछड़े क्षेत्र थे और शहरी की जो मलिन बस्तियां थी, इनके लिए कल्याण विस्तार परियोजना 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1954 में प्रारंभ की गई थी। कल्याण विस्तार परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में 1954 में जो ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र के जो लोग थे वो, और जो शहर के मलिन बस्ती के जो लोग थे वो, कौन कौन से, महिला और बच्चे, उनके मौलिक कल्याण की सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराई गई थी। ये पहला पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट में कल्याण विस्तार परियोजना, जहां बेसिकली समन्वय पद्धति को मेंशन किया गया। वर्ष वही था 1954 का। ये कल्याण विस्तार परियोजना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में। इस समय सामुदायिक विकास के अंतर्गत क्रियाएं बेसिकली संचालित थीं और यहाँ पे सामुदायिक विकास के खंड और सलाह और सहायता ली गई।
सामुदायिक विकास खंडों की सीमा में स्थापित किया गया, क्योंकि इस प्रकार का विचार किया गया कि सामुदायिक विकास महिलाओं और बच्चों के विकास के बिना संभव ही नहीं हो सकता है। तो जब आप सामुदायिक विकास की बात करेंगे तो उस समुदाय के रहने, जो उस समुदाय के अंदर लोग रह रहे हैं, का ऑटोमेटिक विकास होगा। तो बल ज़्यादातर बेसिकली सामुदायिक विकास पे दिया गया, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन की पद्धति थी, सिस्टम था। हालांकि हेडिंग वही रहेगी, कल्याण विस्तार परियोजना। जो कल्याण विस्तार परियोजना 1954 की थी, पहली वाली, उसमें ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों को शामिल किया गया और शहर के मलिन बस्ती को लोग को शामिल किया गया। जो दूसरा कल्याण विस्तार परियोजना थी 1954 की, वो उसमें सामुदायिक विकास के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विकास की बात कही गई थी, ठीक है। तो ये दो बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, अब कल्याण विस्तार परियोजना ये नगर के लिए, पहला तो बेसिकली ग्रामीण बस्ती के जो लोग थे या मलिन बस्ती के जो लोग थे उन पे बात थी। दूसरा आपको समझ में आ गया, सामुदायिक विकास को बेस बनाया गया। तीसरे वाले में कल्याण विस्तार परियोजना 1960 का रोल आया। इसमें बेसिकली शहर की मलिन बस्ती में, ठीक है, शहर की मलिन बस्ती में महिलाओं और बच्चों के लिए बालवाड़ी, शिल्पकारी, सामाजिक शिक्षा, महिलाओं के लिए प्रसूति सेवाएं तथा मनोरंजन की सेवाओं को प्रदान किया गया। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र नहीं शामिल था 1960 में, केवल शहरी क्षेत्र शामिल था। ये थी तीसरी बात, ठीक है, याद रखेंगे ये एक एक पॉइंट। बात करेंगे चौथा, परिवार के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रीय परियोजना, ये थी चौथी बात। इसके अंतर्गत देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि सीमा क्षेत्र विकास या उसकी विभाग की बात हो रही है। तो चीन के आक्रमण के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का देश के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ संवेगात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर बल दिया गया। कहने का भाव ये है कि अन्य क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, या सीमावर्ती क्षेत्र पे जो भी लोग निवास कर रहे थे, उन लोगों के साथ संवेगात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बल दिया गया। इसका ध्यान रखते हुए परियोजना को चलाया गया और इन परियोजनाओं के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की गई थी और इन्हीं परियोजनाओं में बच्चों की पूर्व विद्यालयी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रमुखता बताई गई थी। तो संवेगात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों को अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई गई। सुविधाएं स्वास्थ्य ले सकते हो, शिक्षा का भी ले सकते हो, इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी केंद्र, राज्य और स्थानीय परियोजना के जरिए यहाँ पर बेसिकली काम किया जा रहा था सीमावर्तीय क्षेत्रीय परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ बातें। आगे बात करेंगे परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना। इस परियोजना का आरंभ बेसिकली 1967 में किया गया और इन्हीं परियोजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और बाल कल्याण सेवाएं उपलब्ध भी कराई गई। इसमें परिवार का एक मौलिक संस्थान के रूप में स्वीकार करके सहायता प्रदान की गई और इसके अंतर्गत ग्रामीण महिला, बच्चे और उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। उन्हें कार्मिक जो थे उनको प्रशिक्षण के लिए उचित सामग्री का विकास भी किया गया, ठीक है। तो परिवार एवं कल्याण बाल कल्याण, परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना यदि प्रश्न में पूछा गया कि कब स्टार्ट हुआ तो आप सभी लोग बता सकते हैं 1967 में, ठीक है। हालांकि महिला और बाल विकास विभाग की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, महिला एवं बाल विकास कल्याण को लेकर या उसकी विभाग की जब स्थापना हुई थी तो वह वर्ष था 1985 का। यहाँ बात हो रही है परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना, तो वो था 1967। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार को लेकर बात किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा, परिवार की मौलिक संस्था के रूप में स्वीकार भी कर दिया गया कि परिवार एक संस्था के रूप में है जहां महिला और बच्चों के विकास को लेकर या सेवाओं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी 1967 में। और ये बात की बात बनी 1985 में। ये बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया जहां बेसिकली परिवार कल्याण को लेकर बातचीत कही गई, ठीक है। और एक प्रश्न बनता है कि परिवार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है या वर्ष कौन सा मनाया जाता है, तो वह वर्ष प्रारंभ हुआ था 1994 का परिवार को लेकर। परिवार दिवस के रूप में आप सभी लोगों को 15 मई, ठीक है। ये 2 वर्ष भी आप लोगों को साथ में याद रखना होगा,
ठीक है। छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो 1994 में ही बनाई गई थी। आगे बात करते हैं स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो। स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है, फैक्ट का सवाल है। परिवार परामर्श केंद्र, परिवार परामर्श केंद्र का परियोजना जो बेसिकली स्टार्ट हुआ मई 1982 में। बेसिकली यह योजना है जिसके तहत परिवारों को परामर्श सेवाएं दी जाती थी। यह योजना बाल विकास और महिला मंत्रालय के द्वारा जो बेसिकली चलाया गया था। मकसद ये रखा गया था कि परिवारों को जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद की जाए ना, परिवारों को जीवन की चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद की जाए, इंसानी चक्र को खत्म करने में मदद मिलती है। ये बेसिकली स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो और परिवार परामर्श केंद्र के थ्रू ही किया गया था। लोगों को परामर्श दिया जाए, बच्चों और परिवार की सहायता की जाए, इस तरीके की बातें बेसिकली इसके अंतर्गत डाली गया था या इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य यही था महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना। साथ ही केंद्र महिला को स्वैच्छिक कैरियर परामर्श और कानूनी सलाह भी देना, ये बातें दर्शाई गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्यूरो के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं, उन कार्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे परिवार परामर्श केंद्र योजना और क्रियान्वयन और अनुश्रवण करना, साथ ही संदर्भित प्राधिकरण, प्राधिकरण का मतलब अथॉरिटी की भूमिका निभाना ब्यूरो के अंतर्गत। सहायक सेवाएं उपलब्ध करा रही सरकार और गैर सरकारी संस्था के समन्वय के संपर्क को स्थापित करना, जन जागरूकता के द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम करना और संकटग्रस्त जो महिलाएं हैं उनके लिए उपलब्ध सेवाओं का प्रचार प्रसार करना, अध्ययन और अनुसंधान को बेसिकली रिसर्च के अंतर्गत शामिल करना, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना या प्रशिक्षण देना। ये बेसिकली ब्यूरो के अंतर्गत कुछ कार्य। स्वैच्छिक कार्यवाही जो ब्यूरो था, जो परिवार परामर्श केंद्र था 1982 का, उसके थ्रू ये कुछ कार्य दर्शाए गए हैं और यही कार्य बेसिकली इसके थ्रू होते थे। ठीक है, आगे परिवार परामर्श केंद्र के मुख्य कुछ उद्देश्य रहे हैं। क्या क्या उसके उद्देश्य हैं? अत्याचार, शोषण, वैवाहिक पारिवारिक झगड़े और कलह के पीड़ित महिलाओं और बच्चों के सुरक्षात्मक और सुधारात्मक और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना था। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सामाजिक समस्याओं और कानूनों के संबंध में समुदाय और जागरूकता को उत्पन्न करना। संकट से जो ग्रसित महिला हैं, जो परामर्श और मार्गदर्शन के साथ साथ पुलिस सहायता और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में या अल्प अवधि के संदर्भ में लिया जाएगा। ठीक है, अल्प अवधि के संदर्भ में दर्शाया गया है। उसकी आवास गृह सुविधाएं तथा आवश्यक संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाए, ये भी बात इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। समाज कार्य में परिवार केंद्रित एक अभ्यास भी है, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो प्रैक्टिस का पार्ट भी है। सामाजिक कार्यकर्ता अपने क्लाइंटों यानी सेवार्थी के साथ और समुदाय या समूह भी आप कह सकते हो, तो ग्राहक यानी सेवार्थी और समुदाय और समूह की सेवाओं में विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक है परिवार केंद्रित अभ्यास की अवधारणा, यानी परिवार को केंद्र मानकर उसके साथ कार्य किया जाए। ठीक है, ये पार्ट शामिल किया गया। परिवार केंद्रित अभ्यास इस धारणा पर आधारित है कि परिवार के विकास और कल्याण का समर्थन करने का सबसे प्रभावी तरीका उनके साथ जुड़ना और उसे सशक्त बनाना। इसी दृष्टिकोण के कई फायदे हैं। यह सेवा वितरण प्रक्रिया में परिवारों को अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और यह दुर्व्यवहार और उपेक्षाओं को रोकने में मदद भी करता है और यह कई अन्य लाभों के अलावा बेहतर पारस्परिक पारिवारिक गतिशीलता और अधिक सकारात्मक विकासात्मक और व्यवहारिक परिणामों को जन्म दे सकता है। तो ये देखो परिवार केंद्रित अभ्यास है। परिवार केंद्रित अभ्यास के अंतर्गत परिवार को मुख्य मानकर या केंद्र मानकर उनके साथ काम करना और उन्हें सशक्त बनाना, परिवारों के साथ काम करने का एक नया तरीका था। ये परिवारों को मजबूत करना और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता था। ये बच्चों और परिवारों की सुरक्षा, स्थिरता और कल्याण को सुनिश्चित करता था। ये परिवार केंद्रित अभ्यास बहुत ही फेमस रहा है
ये पार्ट जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो परिवार केंद्रित अभ्यास बच्चे और उनके परिवार की ज़रूरतों के आधार पर कई अलग अलग रूप ले सकता है, और इस अभ्यास के लिए कुछ सिद्धांत अंतर्निहित कुछ तत्व को शामिल किया गया, यानी एक प्रकार से उसके प्रिंसिपल्स को भी शामिल किया गया। हालांकि परिवार केंद्रित अभ्यास के कुछ सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है सामाजिक कार्यकर्ता को पूरी तरह से परिवारों के साथ सक्रिय होकर जुड़ना और उन्हें सशक्त बनाना, है ना, आवश्यकताओं का आकलन करना और लक्ष्य निर्धारित करके निर्णय लेना और उनका समर्थन करना। ये था पहला प्रिंसिपल, है ना। परिवार के साथ आप एक्टिव होकर जुड़ेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, उनकी नीड को समझकर आप वहाँ पे डिसीजन लेंगे यानी गोल लेंगे। दूसरा था आपसी विश्वास सम्मान स्थापित करने के लिए परिवारों को प्रदाताओं के बीच में खुला संचार और सहयोग करेंगे, यानी कम्युनिकेशन भी सरल भाषा में होगा आप लोगों का, ठीक है, जिससे क्लाइंट के साथ एक घनिष्ठ संबंध बन सके सामाजिक कार्यकर्ता के साथ। परिवार एक बड़े समुदाय और संस्कृति के संदर्भ में मौजूद होंगे, इसलिए नस्ल, जातीयता, धर्म, सांस्कृतिक प्रभावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि सोशल वर्क में यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये कभी भी धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, नस्ल, संस्कृति इत्यादि चीज़ की ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाती है। परंतु ध्यान देने की बात अगर यहाँ पे किया जा रहा है तो ये सामाजिक कार्यकर्ता के लिए किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता को पता होना चाहिए उसकी कल्चर, उसकी नस्ल, उसकी जातीयता, उसकी धर्म, उस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता परिवारों को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं और उन्हें समुदाय में उपयुक्त संसाधनों और सेवाओं को जोड़ते हैं, यानी एक प्रकार से उनको सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज़्यादा लोगों को समुदाय से, समूह से जोड़ने का प्रयास करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, समाज कार्य में परिवार केंद्रित अभ्यास के लाभ है और परिवार केंद्रित दृष्टिकोण में सामाजिक कार्यकर्ता और उन्हें सेवार्थी यानी ग्राहकों दोनों को कई लाभ हो सकते हैं। जैसे में जब आप काम करेंगे परिवार के साथ तो आपको भी और क्लाइंट को भी, दोनों को बेनिफिट हो सकता है। कैसे? काम करते वक्त तो आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित सहयोगात्मक संबंध स्थापित होगा। समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके पारिवारिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाना होगा। परिवारों को पुनर्मिलन को सुलभ बनाना होगा। सकारात्मक स्थायित्व परिणाम प्राप्त होगा या प्राप्त करना होगा। बाल दुर्व्यवहार, उपेक्षाओं के जोखिम को कम करना होगा। ठीक है, बाल विकास परिणामों में सुधार करना होगा। घरेलू हिंसा में भी आप सुधार कर सकते हैं, ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये था परिवार के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट, काम करने के तरीके। हालांकि परिवार को शामिल करके समाज कार्य में मजबूत करना परिवार को और उनका समर्थन करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये पहली बात थी। दूसरा ये था कि परिवारों को सूचित निर्णय लेना और उन पर क्रिया करने की क्षमता देना। फिर परिवारों को उनकी बच्चों और खुद का समर्थन करने के लिए ज़रूरी जानकारी और संसाधन प्रोवाइड कराना। ठीक है, परिवारों को स्वायत्तता की प्राथमिकता देना, परिवारों के कामकाज को मजबूत करना, चुनौतियों का समाधान करना, परिवार की स्थिरता के खतरे को बचाना। इस तरीके की पार्ट बेसिकली परिवार के सिद्धांत में शामिल किया गया। अब बात करेंगे बाल कल्याण यानी बाल विकास पर। यह भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाल कल्याण भी। बाल दिवस कब मनाया जाता है बता सकते हैं? 14 नवंबर। बाल दिवस, ओके। देखिए, अगर आपसे परीक्षा में सवाल बनता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में, देखिए विश्व बाल दिवस की स्थापना बेसिकली 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में जब इसको मनाया गया तो प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया गया। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में ना बच्चों के बीच जो है जागरूकता लाना और बच्चों के कल्याण में सुधार करना, ये पार्ट शामिल किया गया।
ठीक है। राष्ट्रीय बाल दिवस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं या चिल्ड्रन डेज के रूप में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो 14 नवंबर, ठीक है, बाल दिवस को लेकर, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में अगर प्रश्न पूछेगा तो इस तरीके से आपको बनाना है। और यदि आप लोगों से अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में नाम आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष की घोषणा के रूप में, बाल वर्ष की घोषणा के रूप में, तो 1979 का वर्ष लगाएंगे, जहां ब्रैकेट में डालेंगे यूनेस्को का नाम, है ना। यूनेस्को ने घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वॉल्डहेम ने 1 जनवरी 1979 को हस्ताक्षर किया था और उसी के बाद से ये घोषणा कर दिया कि दुनिया भर के बच्चों को समस्या पर ध्यान आकर्षित करना, ये पार्ट शामिल किया गया। इसी घोषणा के बाद में 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन हुआ था। बाद में 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन हुआ, ठीक है। बाल अधिकारों का समर्थन में हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के कल्याण में सुधार करना, बच्चों के बीच जागरूकता लाना, बच्चों के अधिकारों के प्रति एकजुटता को बढ़ावा देना, बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, इस तरीके की बात 1989 में देखने को मिला। तो ये दोनों वर्ष भी आपको पता होना चाहिए और ये दोनों दिवस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब बाल कल्याण का मतलब क्या था? बाल कल्याण का जो आशय था बच्चों की विकास और सुरक्षा के लिए था, है ना। उनके सामाजिक क्रियाओं के संदर्भ में, तो बाल कल्याण से जुड़े कामों में बच्चों की देखभाल, संरक्षण और गोद लेने जैसी चीज़ों को शामिल किया गया था बाल कल्याण के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बच्चे राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं। बच्चों के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित होता है। विकास की प्रक्रिया में मानव विकास न केवल विकास का संसाधन है बल्कि इसका लक्ष्य भी है, और इसका कारण यह है कि विकास की प्रक्रिया को तब तक गतिशील नहीं किया जा सकता जब तक मानव शरीर अधिक से अधिक रचनात्मक और उत्पादक ना हो जाए। इसलिए अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास मानव विकास पर आधारित है। यदि मानव का महत्व है तो उसका विकास या उसका महत्व एक बच्चे के रूप में अधिक है, ना कि मानव के रूप में है, ठीक है। तो बाल कल्याण से जुड़े कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका होती है। बाल कल्याण से जुड़े कार्यों में बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार की जांच करना भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बाल कल्याण से जुड़े जो भी विभाग आते हैं, एक विभाग तो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, दूसरा बाल कल्याण समिति है, तीसरा जिला बाल संरक्षण इकाई है, चौथा राज्य बाल संरक्षण इकाई है। तो 4 पार्ट हैं, चारों के चारों याद रखेंगे आप लोग बाल कल्याण से जुड़े विभागों के बारे में भी, कौन कौन से विभाग है जो बाल कल्याण पर काम भी करते हैं, ठीक है। अब बाल कल्याण के संदर्भ में कुछ विशेषताएं दर्शाई गई हैं। इसके अंतर्गत 18 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम को चलाए जाते हैं, बच्चों के लिए 18 वर्ष से कम आयु के, ठीक है। बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों और सेवाओं का प्रमुख लक्ष्य होता है बालकों का संपूर्ण विकास करना, ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के संस्थाओं के द्वारा बाल विकास कार्यक्रम तथा सेवाएं जो है बेसिकली चलाई जाती हैं। इन कार्यक्रमों का क्षेत्र है राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय हो सकता है। इस प्रकार के प्रयासों के अंतर्गत सभी आर्थिक, प्रशासकीय, प्राविधिक, शैक्षिक, सामाजिक प्रयास भी आते हैं, और इन्हीं प्रयासों का उद्देश्य होता है प्रत्येक बालकों को उनके विकास के लिए समान अवसर भी प्रदान करना, है ना। एक प्रकार से उनके समान अवसर देने की बात भी कही जाती है। बाल संरक्षण बच्चों की हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, परित्याग और उपेक्षा से बचाने की बात कही जाती है। यह है बाल कल्याण की विशेषताएं। बाल कल्याण के संदर्भ में कुछ कार्यक्रम भी हैं, जैसे कि एक कार्यक्रम है समन्वित बाल विकास योजना। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? समन्वित बाल विकास योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इससे सवाल बनाया भी जाता है। ICD का नाम सुना है? IC 1975। समन्वित बाल विकास योजना
या कह लीजिए एकीकृत बाल विकास योजना भारत सरकार की एक सरकारी योजना है ये, है ना। यह योजना 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए बेसिकली ये प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाले महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यही समन्वित बाल विकास योजना सन 1975 में शुरू किया गया और इसका एक मोटो था, मतलब उद्देश्य था इसका, कुपोषण, स्वास्थ्य और बच्चों के विकास की ज़रूरतों को पूरा करना बाल विकास का एक अहम मोटो था। गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे थे लोग, उनके परिवारों को ना बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की बात भी आईसीडीएस के अकॉर्डिंग कही गई थी। जन्म दर, मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कम करने की बात भी इसी के थ्रू किया गया था। इसी योजना के तहत कुछ आने वाली योजनाएं हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक होता है पोषण योजना थी, एक टीकाकरण था, इसके अंतर्गत एक स्वास्थ्य जांच शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें सेवाएं पूछा जाता है। टीकाकरण हो गया, पोषण हो गया, टीकाकरण हो गया, और एक हो गया स्वास्थ्य जांच हो गया तीसरा, और एक था पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा चीज़ें भी शामिल किया गया था इसमें, है ना। स्कूली पूर्व औपचारिक शिक्षा भी शामिल किया गया था इसमें, स्कूली पूर्व, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक नहीं होगा, अनौपचारिक होगा, अनौपचारिक शिक्षा भी शामिल किया गया था आईसीडीएस में, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें 0 से लेके 6 साल के बच्चों का नाम लिया जाता है, याद रखिएगा। स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनके बारे में जिक्र किया गया था, और 11 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं जो बेसिकली स्कूल ना जा रहे हैं, किशोर किशोरी, उनके लिए भी ये योजनाएं थी, ठीक है। सरकारी कार्यक्रम एक प्रकार से ये पार्ट था। यहाँ आप देख सकते हो लॉन्च किया गया था 1975 में। एकीकृत बाल विकास योजना एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है। कुपोषण, स्वास्थ्य, युवा बच्चे, गर्भवती और नर्सिंग माताओं को विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया था इसमें, ठीक है। 4 इसमें अलग अलग कंपोनेंट या घटक हैं। प्रारंभिक बचपन देखभाल, शिक्षा और विकास, देखभाल और पोषण परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक और मोबालाइजेशन जागरूकता और वकालत और सूचना, शिक्षा, संचार इत्यादि का पार्ट इसमें शामिल किया गया था। इसी योजना के उद्देश्यों को व्यापक रूप से वर्गीकृत भी किया गया और आवश्यकता या आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाना और सभी लोगों या सभी स्तरों पर बेसिकली संरचनाओं को मजबूत करना, ये पार्ट था। पोषण के तहत रोकने के लिए मिशन मोड में आईसीडीएस लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आईसीडीएस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी, ठीक है। ये था आपका इसके अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे हम लोग आईसीडीएस के अलावा। ये आईसीडीएस के तहत कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं ये देखिए। एक तो आंगनबाड़ी सेवा योजना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आंगनबाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चे आते हैं, शामिल किए जाते हैं, ये परीक्षा में आता है। तो 2 अक्टूबर 1975 का ही वर्ष लगाइएगा इसमें, और इसके थ्रू बेसिकली 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है आईसीडीएस के तहत, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पर रहेगा। उसके बाद एक आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी बच्चों के संदर्भ में है और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। इसके तहत जो है पात्र महिलाओं को 5,000 रुपये बेसिकली प्रोवाइड कराए जाते हैं या दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1,000 रुपये की पहली किस्त आएगी। 6 महीने के बाद, ठीक है, कम से कम प्रसव पूर्व जांच कराने पर 2,000 रुपये दूसरी किस्त में मिलेगी, और जन्म का समय पंजीकृत होने के बाद बच्चे के टीके लगवाने के बाद 2,000 रुपये तीसरी किस्त में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद भी
इस प्रकार के औसतन एक महिला को 6,000 रुपये भी बेसिकली प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बड़ा ही इम्पोर्टेंट योजना रहे, ये एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं शिशु क्रेच योजना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना के रूप में इसको जाना जाता है, इस योजना को। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसके तहत कामकाजी महिलाओं के लिए 6 माह से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग को दिन भर की देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है इस योजना के थ्रू। राष्ट्रीय क्रेच योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो 1 जनवरी 2017 को बेसिकली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से क्रियान्वित हुआ 2017 में। इससे पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था, पूर्व में, है ना, राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। और कामकाजी महिलाओं के लिए 6 माह और 6 वर्ष के आयु वर्ग को दिन भर की देखभाल की जो सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है वो राष्ट्रीय क्रेच योजना के अंतर्गत जिक्र किया गया है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों के लिए 2017 में आया था सर राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर ये राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना 2017 में आया था सर। हाँ, 2017 में आया था, 1 जनवरी 2017। अब इसके अंतर्गत बच्चों के लिए सोने की सुविधा सहित अन्य दैनिक सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन दिया गया। 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए प्री स्कूल की व्यवस्था भी की गई। बच्चों का सर्वांगीण विकास पर निगरानी रखा गया। स्वास्थ्य जांच को लेकर टीकाकरण की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई गई, इत्यादि चीज़ों पर बल दिया गया। इसी के तहत में पूरक पोषण हो गया, प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सोने की सुविधा हो गया, इत्यादि चीज़ें भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई गई थी इसमें। और नेक्स्ट योजना पर बात हम लोग करते हैं। ठीक है, अगली योजना हमारे सामने आती है किशोरियों के लिए योजना। यहाँ देख सकते हैं इसका उद्देश्य 11 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल, घरेलू कौशल प्रदान करके उनकी सामाजिक गतिशीलता को सशक्त बनाना था और उनमें सुधार करना था। ये पार्ट बेसिकली किशोरियों के लिए योजनाओं में शामिल किया गया था, है ना। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है किशोरियों के लिए योजना। किशोरी शक्ति योजना है एक, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जिसको सबला आप लोग बोलते हैं, वो एक प्रकार की योजना है। और ये योजना बेसिकली किशोरियों के लिए जो स्टार्ट हुआ साल 2010 में स्टार्ट किया गया, 2010 में स्टार्ट हुआ। 11 से 14 साल के जो स्कूल ना जाने वाली किशोरियाँ थी उनके लिए ये योजना बनाई गई थी। ठीक है, पोषण और जेंडर संबंधी असमानता को कम करने का मकसद था इस योजना का। किशोरियों के आत्मविकास पर बल देता था, ये उनमें उनकी मदद करता था। इस योजना को बंद कर दिया गया अब, और ये अब संशोधित के पार्ट के रूप में आ जाता है किशोरी शक्ति योजना के रूप में। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना के रूप में बेसिकली पार्ट हो जाता है। और एक मैंने अभी आपको बताया था सबला योजना करके, सबला को बेसिकली कहा जाता है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। ये भारत सरकार ने 2011 में शुरू किया था। इसमें 11 से 14 साल नहीं था, 11 से 14 साल तो किशोरियों के लिए जो योजना थी वो थी। सबला में 11 से लेकर 18 वर्ष की लड़कियां थी, शामिल किए गए थे और उनमें सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था। किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करने की बात की गई थी। किशोरियों के जीवन कौशल को सिखाने की बात इसमें की गई थी सबला योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आता है बाल संरक्षण योजना। बाल संरक्षण योजना के थ्रू अगर हम बात करते हैं, इसका उद्देश्य था कठिन परिस्थितियों में बच्चों में जो है बच्चों के सुधार, कल्याण और योगदान देना, साथ ही बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग, परिवार इत्यादि के अलगाव मार्ग प्रशस्त कराने वाली कार्यवाहियों को रोकना। कहने का मकसद ये था कि बच्चों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। इस योजना के जरिए बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई गई थी। अब बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत इसमें 2 पार्ट शामिल किए गए। एक पार्ट था ICPS,
एकीकृत बाल संरक्षण योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, ये था ये। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक कोविड में इन्होंने स्टार्ट किया था। एक चाइल्ड लाइन भी स्टार्ट किया था इसी के थ्रू में, हाँ, चाइल्ड लाइन भी। तो अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि समेकित बाल संरक्षण योजना जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये कब स्टार्ट हुआ था? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस योजना के संदर्भ में? एकीकृत बाल संरक्षण योजना 2014। नहीं, ये 2009 और 10 में स्टार्ट हुआ था। 2009 और 10 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले जो बच्चे थे उनके कानून से जुड़े बच्चों के लिए योजनाएं बनाई गई थी। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, बाल संरक्षण सेवा की गुणवत्ता और उसमें पहुंच में सुधार करना, बाल अधिकार स्थित संरक्षण और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, इस तरीके की क्रिया बेसिकली इसमें जो है डाली गई थी या संशोधित किया गया था। समेकित बाल संरक्षण योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के थ्रू बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था 2009 और 10 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा ICPS का, और इसका वर्ष भी याद रखिएगा। इसमें क्या बातें हैं उसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखभाल की बात कही गई है, कानून से जुड़े मुद्दों से जूझ रहे जो बच्चे हैं उनके बारे में चर्चा हुआ है, प्रवासी परिवारों के बच्चे के बारे में जिक्र किया गया है, भेदभाव शिकार हुए जो प्रभावित परिवार के बच्चे हैं उनके बारे में जिक्र हुआ है, HIV एड्स से जो संक्रमित प्रभावित बच्चे हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। इसी ICPS के अंतर्गत लॉन्च हुआ था 2009 और 10 में। केंद्र सरकार ने ICPS का फुल फॉर्म क्या है सर? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। पोषण अभियान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोषण अभियान अगला पॉइंट। पोषण अभियान में अगर हम लोग बात करते हैं इसके संदर्भ में, ये एक प्रकार का अभियान है। इसका मोटो क्या है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। देश के बच्चों और किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करना। सवाल बनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनीमिया। तो देश से छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्प पोषण, एनीमिया को कम करके किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके जो है स्टैटिंग और अल्प पोषण एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे के स्तर में सुधार करने की बात कही गई है। बच्चों में कुपोषण को कम करना, बच्चों में कुपोषण से जुड़ी जटिलताएं होती हैं उसको रोकने की बात करता है। इस अभियान की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2017 में। 2017 में बाल एवं महिला विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान को राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान को नीति आयोग ने राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत बनाई है। इस अभियान के तहत देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है, देश के सभी जिलों को इसी योजना के तहत या इसके थ्रू। एक शब्द यहाँ पर दर्शाया गया है स्टैटिंग, ये शब्द ध्यान रखेंगे। जब किसी बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिंग कहेंगे। यह कुपोषण का एक विकार है। स्टैटिंग से बच्चों के शारीरिक और मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है। स्टैटिंग का कारण क्या हो सकता है? कुपोषण हो सकता है, बार बार होने वाले संक्रमण हो सकते हैं, खराब सामाजिक उत्तेजनाएं हो सकती हैं, गरीबी हो सकती है, खराब मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, प्रारंभिक जीवन में बार बार बीमारी का आना भी हो सकता है, अनुचित भोजन और देखभाल का पाठ भी इसमें शामिल हो सकता है। तो अगर आपसे इससे कोई परिभाषा पूछता है तो आप ये बताइएगा स्टैटिंग की कि जब किसी बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है तो हम उसे स्टैटिंग कहेंगे। सही जवाब यही होगा फिर। ठीक है, ये पार्ट आपको ध्यान में रखना होगा स्टैटिंग के बारे में। दूसरा एक शब्द है एनीमिया। एनीमिया क्या होती है? इसे रक्त अल्पता कहते हैं। साधारण शब्दों में आप कह सकते हो खून की कमी।
एनीमिया की बेसिकली जैसे थकान, कमजोरी, सिर दर्द, त्वचा का पीला होना, सांस लेने में तकलीफ का होना, वो एनीमिया को दर्शाता है। बार बार वायरल संक्रमण, चक्कर आना, बुखार आना, पसीना आना, इस तरीके के सिम्टम जो होते हैं वो एनीमिया को दर्शाते हैं। एनीमिया का लक्षण रोग के आधार पर अलग अलग हो सकता है। हल्के एनीमिया के लक्षण पता नहीं चलते हैं, है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है एनीमिया के बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में, आईसीडीएस। अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूं अभी। अगला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जिसके उप मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मानित किया गया। इस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य घटक में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य और संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल किया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत या इसको गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया, तो आप बता सकते हैं 2013 में। नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक ग्रामीण भारत भर के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार की बात, जो 12 अप्रैल 2005 को शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2005 में स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013, ये सब जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये ऐसा एनआरएचएम 2007 में था सर ना? जी एनआरएचएम 2007। हाँ, 2007 नहीं, 2005, 2005 है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जहां ग्रामीण और शहर दोनों 2013, ये शब्द जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले दृष्टिकोण पर हम लोग विचार करते हैं। अच्छा, 2013 में निर्णय लेने के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप मिशन को शुरू करने में जो भूमिका रही, वो अध्यक्ष थे उस समय मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में ये चीज़ें लाई गई थी। 12 अप्रैल 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में आए डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही जो आप बता रहे हैं एनआरएचएम की शुरुआत 2005 में उन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। याद रखेंगे 2005 ना कि 2007। एक आता है माध्याह्न भोजन योजना। माध्याह्न भोजन योजना, देख सकते हैं आप सभी लोग, इस शब्द से सभी लोग रूबरू भी होंगे। माध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में ना बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसे हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, या इसे यूनिवर्सल मिड डे मील के नाम से भी हम पुकार सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा आहार कार्यक्रम है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये योजना बेसिकली प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसी के तहत विद्यालय में नामांकित 1 से लेकर 8 तक की जो क्लासेस हैं, उनमें अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष के बालकों को लिए, ठीक है, पका हुआ भोजन उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। या शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। प्राथमिक स्तर पर यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन जो है मिलेगा, ये प्राथमिक स्तर पर। और यदि आपसे पूछता है उच्च स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे को कितनी कैलोरी, तो 700 कैलोरी होगा और 20 ग्राम प्रोटीन होगा। ये प्रोवाइड कराया जाएगा माध्याह्न भोजन के थ्रू। 15 अगस्त सन 1995 को ये स्टार्ट हुआ था, 1995 को, ठीक है। क्लियर रहेगा, बता दीजिए एक बार।
सर ये कैलोरी के बारे में एक बार और समझा दीजिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर मैडम अगर बात होती है तो कैलोरी उनको जो दोपहर का भोजन मिलेगा 450 मिलेगा प्राथमिक स्तर पर, और 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा उन बच्चों को दिया जाएगा पर डे। और जो बच्चे उच्च प्राथमिक के हैं उनको 700 कैलोरी मिलेगा और 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये चीज़ें बात करता हूँ सितंबर 2021 की, सितंबर 2021 की। शिक्षा मंत्रालय ने माध्याह्न भोजन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रख दिया। क्या रख दिया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रख दिया, यानी कर दिया। इस योजना का मकसद वही सरकारी सहायता प्राप्त करना, स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, यही पाठ इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, ये पाठ जरूर ध्यान रखेंगे। सितंबर 2021 का वर्ष आप लोगों को पता होना चाहिए, पीएम पोषण योजना। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण रणनीति के बारे में। यही 2030 तक में सभी प्रकार के कुपोषण को कम करने की बात इसमें कही गई है। ये बेसिकली एक प्रकार का मोटो है। ठीक, नीति आयोग, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक कल होगा, नीति आयोग। इसके संदर्भ में और भी चीज़ें मिलेंगी नीचे, और इस पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है? सर कल अच्छा, कल संडे है, संडे क्लास है कल? कल नहीं, कल क्लासेस ऑफ हैं। ठीक है, संडे ऑफ रहेगी, मंडे क्लासेस आप लोगों की चलेगी। ठीक है, समय वही रहेगा 7 PM। सर कल क्लास ऑफ है। सर हाँ, कल संडे है तो कल ऑफ रहेगी ना।